आज की क्लास को स्टार्ट करें बच्चे। आप पिछले क्लास में सीखे थे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हम ढेर सारे नीट और जेई के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, देखना ध्यान से। आप क्या सीखे थे बच्चे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को आप लिखे थे फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा लिखे थे या नहीं लिखे थे बच्चे? फिर आप लिखे थे इसी को आगे चल के फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप लिखे थे फोर्स वेक्टर डॉट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को आपने ऐसे लिख दिया था। ठीक, अब ये भी सीखे थे कि वर्क का यूनिट क्या होगा बाबू? वर्क का यूनिट होगा जूल। क्या होगा? वर्क का यूनिट होगा बच्चे क्या? जूल। ठीक, आप ध्यान से देखोगे अगर तो वर्क का यूनिट क्या आ गया बच्चा जी? जूल। और आप ये भी देखना, नोटिस करना थोड़ा सा कि वर्क है क्या? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और आप जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हर समय स्केलर हुआ करता है, मतलब वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, वर्क का एक फॉर्मूला और आप पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए। ये आप पढ़े थे फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। आपको याद होना चाहिए सब चीजें बच्चे। आप लिखे थे वर्क को फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक, जहां थीटा क्या है? थीटा है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल। आप ऐसा सीखे थे। ठीक, आज हम इसी सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्लेस हो रहा है पोजीशन ए से पोजीशन बी तक और उस पर एक फोर्स लगा ऐसा कुछ। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पॉइंट ए पर अभी है, उस पर एक फोर्स लगा और वो डिस्प्लेस कर गया पोजीशन बी तक। आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा। आप देखना क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आप लिखना। गिवन क्या है? इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप पोजीशन वेक्टर लिख पाएंगे। इनिशियल पोजीशन वेक्टर आप लिखिए ऐसे, क्या है? 2i प्लस 4j। कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं माइनस 6k। ठीक, समझे इस चीज को? इस तरह से फाइनल पोजीशन वेक्टर आप लिख लीजिए। फाइनल पोजीशन वेक्टर तो गिवन ही है, उसको डायरेक्ट वेक्टर के फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन में। आप लिखेंगे 6i माइनस 4j प्लस 2k, ऐसा कुछ। समझे? अब हम पोजीशन वेक्टर लिख लिए और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? फोर्स वेक्टर। फोर्स है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक, ये फोर्स है। हमसे पूछा है वर्क, तो आप ही बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप फॉर्मूला लगाओगे वर्क का इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। आप फॉर्मूला लगाएंगे F डॉट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यही दो तीन इंफॉर्मेशन है आपके पास वर्क निकालने के लिए। ठीक, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो बाबू तो हम पहले ही ये वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करोगे आप यहां पर तो क्या हो जाएगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करें अगर हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, 6i माइनस 4j प्लस 2k।
क्वेश्चन के टाइप को समझिए। -2i + 4j - 6k। ठीक, इसी दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप इसको माइनस करोगे तो क्या लिखोगे? 6i - 2i, क्या लिखेंगे बच्चे? 4i। अब ध्यान से देखना, -4i और ये माइनस, इसको भी माइनस में कन्वर्ट कर देगा तो -4i - 4i सॉरी j है ना, -4j - 4j -8j। ठीक, k पर चलेंगे बाबू तो 2k माइनस माइनस ये प्लस तो +8k। ठीक, अब देखिए r फाइनल माइनस r इनिशियल निकल गया हमारा। अब तो फॉर्मूले में डालना है, सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम लिखेंगे फोर्स वेक्टर को 2i + 3j - k। डॉट प्रोडक्ट है इसका किसके साथ? 4i - 8j + 8k। ठीक, आप जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i डॉट i1 और 4 × 2 8, फिर देखो j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट तो j डॉट j तो 1, लेकिन 3 × -8 -24 और -1 × 8 -8। ठीक, k डॉट k 1, ये कितना हो गया बच्चे? देखो +8 -8 खत्म तो बचा कितना? -24 जूल। समझे कैसे वर्क कैलकुलेट करोगे आप? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। क्या है कि इनिशियल कोऑर्डिनेट गिवन है ऑब्जेक्ट का, फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन है और फोर्स वेक्टर गिवन है। तो आपसे पूछा है कि वर्क क्या होगा, तो आप खुद पुराने तरीके से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नहीं तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं। देखिए r इनिशियल कितना गिवन है, लिखेंगे 1i + 4j + 6k। और फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है बच्चे? 2i + 3j - 4k। और फोर्स वेक्टर फिर से गिवन है यहां पर 6i - 2j + k। ठीक, आपसे फिर से पूछा है वर्क, तो आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आप वर्क का वही फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? वर्क का फॉर्मूला आप लगाओगे फिर से, फोर्स वेक्टर डॉट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। समझे? अब देखो, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है। आप इस दोनों को जरा माइनस कर लीजिए। अगर माइनस करोगे तो 2i - i कितना होगा? r फाइनल माइनस r इनिशियल में लिखने वाला हूं यहां पर। तो देखो i को i के साथ आप माइनस करोगे तो 2i - i कितना हो जाएगा? i। ठीक, 3j - 4j -j और -4k -6k -10k। देखिए, समझे? अब कुछ नहीं, आप यहां पे डाल दीजिए तो लिखेंगे आप 6i - 2j + k डॉट i - j -10k। ठीक, अब फिर डॉट प्रोडक्ट है, 6i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 6 -2i -2j और -j, तो क्या हो जाएगा? +2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बाबू। फिर +1k -10k तो -10 कितना हो गया? ये 8 - 10
दैट मीन्स -2 जूल। समझे कैसे निकालोगे आप? नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं। पोजीशन फैक्टर गिवन है, इनिशियल और फाइनल वर्क निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, समझे बच्चे? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन फिर सेम है कि कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन वेक्टर इतना है, ठीक, उस पर फोर्स लगा कुछ ये, और फाइनल पोजीशन वेक्टर उसका ऐसा कुछ हो गया, मतलब यहां से वो यहां तक डिस्प्लेस किया है। तो आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा। मैं समझता हूं कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक, एक बार ट्राई करेंगे, और जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप का है या नहीं। देखिए, देखना ध्यान से। कह क्या रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो इनिशियली ओरिजिन पर है। कहां पर है बच्चे? ओरिजिन पर। उस पर कोई फोर्स लगा है और ओरिजिन से डिस्प्लेस होकर वो यहां तक आया है। ठीक, मतलब क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है इसका? ओरिजिन पर है तो 0i प्लस 0j प्लस 0k। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चे? 2i माइनस j। अब चूंकि हमने पहले वाले में k को इंट्रोड्यूस किया तो यहां पर भी लिख दे रहा हूं प्लस 0k। ठीक, फिर से फोर्स वेक्टर गिवन है। फोर्स वेक्टर क्या है बच्चा जी? 5i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक, आपसे फिर से पूछा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स। सेम ही क्वेश्चन आप कर पाओगे, लेकिन चलो मैं कर दे रहा हूं, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। फिर वर्क के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं F डॉट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। लिखेंगे, अभी तो इनिशियल 0 0 ही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल वाला क्वांटिटी ही बचा रह जाएगा। आप लिखना डायरेक्ट ऐसे 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट करना तो बहुत आसान काम है बच्चा जी। अब देखो 5i डॉट 2i कितना हो जाएगा? i डॉट i 1 और 5 इंटू 2 10, 3 इंटू -1 -3, j डॉट j तो 1, और 2 इंटू 0 0, तो हुआ कितना? ये 7 जूल। समझे? बहुत आसान जैसा क्वेश्चन है, तो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी सोचना ही नहीं है इसमें। देखिए बच्चे, फिर अगले क्वेश्चन में भी इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिवन है, फाइनल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन है, और फोर्स वेक्टर गिवन है ये। ठीक, आपसे पूछा है वर्क, फिर वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है तो आप कर लीजिएगा। ठीक, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि जब आप क्वेश्चन करें आपको चीजें दिखे साफ साफ। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे। फिर कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ दिस न्यूटन, मतलब फोर्स गिवन है इतना न्यूटन का। ठीक, 3j, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, 3i है ये। ठीक, 3i प्लस j। ठीक, फोर्स वेक्टर गिवन है बच्चे, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है। आपसे पूछा है वर्क डन बाय दिस फोर्स। फिर से आप कर लेना वही F डॉट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आप करोगे, सारे क्वेश्चन जेई और नीट के हैं, और मैंने अरेंज किया क्वेश्चन को कब कहां पर कौन सा क्वेश्चन रखा जाना चाहिए। ठीक,
देखिए क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदला है। इस क्वेश्चन को जरा आप रीड करोगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चे कि ए बॉडी, कोई बॉडी है जो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है 2i माइनस 2i प्लस 15j प्लस 6k का, और इसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है। आज क्या है, देखो क्वेश्चन का पैटर्न बदला। आज इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन नहीं है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ही गिवन है। पहले आप डिस्प्लेसमेंट ही निकाल रहे थे ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करके, लेकिन आज कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट ही गिवन है और आपसे पूछा है वर्क। आप वर्क का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और वो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, और वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चे, 10j कैप, ऐसा लिखा है साफ साफ, ठीक, डिस्प्लेसमेंट है 10j कैप और फोर्स है इतना। आपसे पूछा है वर्क, तो आप लिखना -2i प्लस 15j प्लस 6k, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में i और k का कंपोनेंट नहीं है, मतलब x कंपोनेंट और z कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं यहां पर डॉट 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस k कैप, ठीक। अब देखिए, अब तो डॉट प्रोडक्ट कराना आसान है बच्चे, -2i और 0, ये तो हो गया 0। देखिए 15j और 10j, तो 15 इंटू 10 कितना हो गया बच्चे, 150, और j डॉट j 1, फिर यहां पर है 0 के कैप, तो 6 के कैप इंटू 0, तो ये हो गया 0। तो हमारा वर्क कितना निकल के आया, 150 जूल। समझे, वर्क कितना निकल के आया बच्चे, 150 जूल। क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आया है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट यहां पर गिवन है और आपसे पूछा वर्क। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में अलग है, कुछ चेंज है यहां पर। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा है 5 न्यूटन का और डिस्प्लेस हुआ है वो 10 मीटर, और वर्क का अमाउंट गिवन है 25 जूल। आपसे पूछा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। मतलब क्या हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस पर कुछ फोर्स लगा होगा ऐसे, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। ये कुछ मान लीजिए ऐसे डिस्प्लेस किया है 10 मीटर, ठीक, ये एंगल है थीटा और वर्क का अमाउंट गिवन है 25 जूल, ठीक। आपसे पूछा कि इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाना, W इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ठीक, लिखेंगे ऐसा। देखना चीजें बहुत आसान है, वर्क का वैल्यू 25 गिवन है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता है हम लोगों को, कितना है बच्चे, 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी है 10 इंटू साइन लगा दे रहा हूं बीच में और कॉस थीटा। इसको लिखें 25 इज इक्वल टू 50 कॉस थीटा, लिख सकते हैं आप कॉस थीटा इज इक्वल टू 25/50। इसको आप कैंसिल करोगे तो कॉस थीटा आएगा 1/2 के इक्वल, ठीक। कॉस थीटा 1/2 के इक्वल आया बच्चे, इसका क्या मतलब है, थीटा कितना डिग्री होगा, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री, मतलब जरूर थीटा इक्वल टू रहा होगा 60 डिग्री, ठीक। देखिए
क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड आ गया, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है, कोई एक हॉरिजॉन्टल टेबल है ऐसे कुछ, ठीक, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है F अपवर्ड डायरेक्शन में, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है 2 मीटर। जैसे मान लीजिए कि हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, इस पे ऐसे, और इसको ऊपर खींचे ऐसे, ठीक ना, तो ऊपर गया, तो पूछा जा रहा है हमसे कि जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना वर्क कर रहा है। यह पूछा है फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स F, और ग्रेविटी का भी वर्क पूछा है एंड इट्स वेट भी लिखा है, ठीक ना। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय फोर्स F और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितना वर्क कर रहा है, दोनों आप बताइए, समझे। तो देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय F, ठीक। तो हम क्या लिखते हैं, जिस फोर्स के कारण आप वर्क निकालोगे ना, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है यहां पर, जिस फोर्स के कारण आप वर्क निकालोगे उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब, कि इस पर फोर्स लगा है ऊपर के तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हुआ है। कितना हुआ है ऊपर बच्चे, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर। आपसे पूछा गया है वर्क, तो आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्वेश्चन में एंगल गिवन नहीं है। आप एंगल देख लीजिए, फोर्स वेक्टर भी ऊपर ही है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऊपर है। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, एंगल होगा 0 डिग्री, ठीक। अब तो एंगल भी पता है, तो आप डाल दीजिए फोर्स वेक्टर का वैल्यू कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड 40, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 इंटू कॉस 0, आप क्या लिखेंगे 80 इंटू 1, दैट मीन्स 80 जूल, समझे। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आया 80 जूल, ठीक। अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय वेट जो लिखा हुआ है उसका, ठीक। देखिए इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है बच्चे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट के कारण जो वर्क निकालने के लिए बोला है वो फोर्स इधर लग रहा है mg, ठीक। और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर के तरफ, देखना mg लगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल हुआ 180 डिग्री, ठीक, समझे। अब अगर हम वर्क निकालेंगे तो वर्क को लिखेंगे हम ऐसे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। आप लिखना वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, सॉरी फोर्स बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, और कॉस थीटा में थीटा डालें 180 डिग्री, ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो वैल्यू क्या आ गया बाबू, मास का वैल्यू 2 है, g का वैल्यू आप जानते हैं 10 है, और डिस्प्लेसमेंट 2 है, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 है, आप लिखेंगे कितना -40 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय वेट कितना आया, -40 जूल, समझे। देखिए अगले क्वेश्चन को आप जरा रीड करो पहले। क्या है कि कोई ब्लॉक है जो फिर से किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है और ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन g/2 के साथ, ठीक। आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन टाइम t। देखो मतलब क्या है कि ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है बच्चे, ठीक। ये पूरा का पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसे। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा
टी टाइम में, अगर टी टाइम तक इसको देखा जाए तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इस टाइम इंटरवल टी में क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप पता करिए, देखिए हमको वर्क के लिए क्या क्या चाहिए होता है। वर्क के लिए चाहिए होता है हमको फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, यही ना। तो ध्यान से देखो, तो पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर ले रहे हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, पहले आप नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करिए। नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, आप जानते हो ना न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चे, सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन करिए तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, यही ना। नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होते हैं। आप लिखोगे इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है mg नीचे और नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक, तो हम लिख रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, समझे, हम ऊपर के तरफ लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक ना, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो आप जानते हैं कि डायरेक्शन तो कुछ भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक ना, तो अगर हम ऊपर के तरफ लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे तो नेट फोर्स में लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन प्लस, अब mg नीचे लग रहा है तो mg को माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा। ठीक, समझे, और ऑब्जेक्ट जा भी रहा है ऊपर तो नेट फोर्स में आप यहां पर प्लस साइन के साथ लिखोगे मास इंटू g/2। ये बात समझ में आया आपको। देखिए इस पर दो फोर्स लगा था, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg। हमने कहा ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे तो ऊपर वाले फोर्स को लिखा नॉर्मल प्लस, जैसे ऊपर को पॉजिटिव कंसीडर किया नीचे को अपने आप माइनस में लेना पड़ेगा आपको, तो फिर लिखा प्लस माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। एक क्वेश्चन में गिवन था g/2, डाल दिए g/2। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे, n माइनस mg इज इक्वल टू mg/2, n इज इक्वल टू mg प्लस mg/2। ठीक, ऐसा लिखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3mg/2। तो हमको यहां से फोर्स मिल गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया 3mg/2, और डायरेक्शन तो पहले से पता है ऊपर है। ठीक, अब हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है रेस्ट के साथ। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है बच्चे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का, 0। आप लिखोगे ऐसे इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक, एक्सेलरेशन गिवन है g/2, तो t टाइम में हमको अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, अब देखिए u का वैल्यू गिवन है 0, डाल दे रहे हैं 0 प्लस हाफ, a का वैल्यू कितना है बच्चे, g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा s इज इक्वल टू g/4 टी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये तो क्वेश्चन कह ही रहा है कि ये ऊपर जा रहा है बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर वेक्टर साइन के साथ हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू दिस j कैप, ऐसा लिखेंगे हम। समझे, अगर फोर्स का डायरेक्शन भी ऊपर है तो फोर्स को भी अगर आप वेक्टर साइन के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहां भी j कैप लगाओगे आप। ठीक, तो वर्क के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए फोर्स वेक्टर क्या है बच्चे, 3mg/2 j कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया है
जी बाई 4 टी स्क्वायर जे कैप। ठीक, देखिए जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, यहां बीच में डॉट है, बचा क्या, नंबर को देख लेते हैं। ऊपर लिख रहे हैं 3m जी इंटू जी स्क्वायर लिखेंगे बच्चे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे 3mg स्क्वायर, और टी स्क्वायर पहले से था तो वो भी लिख दीजिए टी स्क्वायर। नीचे बचा 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8। ठीक, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या आया टी टाइम में बाबू? 3mg स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 8। समझे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, कोई एक इंसान आया और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया कुछ ऐसे। ठीक, ये फोर्स का एंगल गिवन है 45 डिग्री। क्वेश्चन पहले आप समझ लेना। ठीक, और इसको डिस्प्लेस किया यहां से d डिस्टेंस तक। ठीक, तो मान लीजिए वर्क क्या है W1। फिर कोई दूसरा इंसान आया, ये फोर्स लगाया है यहां से F2, और ये एंगल है 60 डिग्री। क्या है बच्चे? 60 डिग्री। ठीक, और ये जो वर्क किया है बच्चे, ये वर्क डिस्प्लेस जो किया ऑब्जेक्ट को वो D किया है, और वर्क का अमाउंट है W2। ठीक, देखो क्या हुआ ना, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कोई एक इंसान आया, F1 फोर्स लगाया, D डिस्टेंस तक उसको डिस्प्लेस किया है, हमने माना कि वर्क W1 किया। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा इंसान आया, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया 60 डिग्री के एंगल से, और वो भी D डिस्टेंस तक ही उसको डिस्प्लेस किया है और वर्क किया W2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब दोनों इंसान जो है वर्क सेम किया है। क्वेश्चन के सारे कंडीशन को मैं बस अभी लिख रहा हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग W1 और W2 आपस में इक्वल है। ठीक, तब आपसे पूछा है, इन सारे इंफॉर्मेशन को देने के बाद आपसे पूछा गया है कि दोनों के फोर्स का रेशियो, दोनों के फोर्स का रेशियो मतलब क्या? F1 बाई F2। ये दोनों के फोर्स का रेशियो है बच्चे। ये रेशियो जो है ये है 1/√x के इक्वल। ठीक, 1/√x के इक्वल। आपसे पूछा गया है कि उस x का वैल्यू क्या होगा। सारा क्वेश्चन समझ गए आप, कंडीशन समझ गए, ठीक ना? क्वेश्चन के हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर ले रहे हैं। दोनों का वर्क सेम है तो दोनों केस में हम वर्क निकाल लेते हैं। देखो W1 के जगह पर हम लिखें F1 S1 cos θ1 लिख सकते हैं। W1 में लिखा पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड, पहला डिस्प्लेसमेंट, और cos θ1 का मतलब पहले फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल, इज इक्वल टू W2 को लिखेंगे हम F2 S2 cos θ2। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। ये भी लिखिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? D है, तो हम डाल दे रहे हैं, और थीटा वीटा तो गिवन ही है। F1 डिस्प्लेसमेंट के जगह पर D डाले, कॉस में पहला एंगल गिवन है कितना? 45 डिग्री का। पहला फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है 45 डिग्री। F2 D, दूसरा एंगल कह रहा है 60 डिग्री है बच्चे, तो लिखें 60। अब देखिए D से D गया, यहां पे बचा क्या? F2, लुक ऐसे लिख रहे हैं F1 बाय F2 इज इक्वल टू cos 60 बाई cos 45। अब cos 60 का वैल्यू कितना होगा भाई? cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2।
cos 45 वैल्यू कितना होगा 1/√2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना √2/2। इसी को आप लिख सकते हैं 1/√2। √2 को कैंसिल कर दिया, 2 को कैंसिल किया √2 से तो 1/√2। ठीक, देखिए क्या वहां पर था f1/f2 1/√x था, 1 क्या था √x, और हमारा क्या आया 1/√2। मतलब x किसके इक्वल आ गया बाबू 2 के इक्वल। समझे क्वेश्चन में क्या था। देखिए बढ़ेंगे हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई ब्लॉक है जिसका मास कितना है 2.5 kg का, और वो डिस्प्लेस हुआ है 2.20 मीटर। फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर फोर्स लगा है 16 न्यूटन का और 45 डिग्री के एंगल पर। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय, डिटरमाइन द वर्क डन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार समझिएगा कि कोई एक ब्लॉक है ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पर ऐसे रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगा है इधर 16 न्यूटन, यहां से 45 डिग्री के एंगल पर डिस्प्लेस हुआ है ये 2.2 मीटर। आपसे पूछा है वर्क, तो सब कुछ गिवन है, नॉर्मल फॉर्मूले में पुट कर देंगे आप। एफ वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक, फोर्स भी गिवन है 16, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2.2 और कॉस में 45 डिग्री डाल दीजिएगा आप। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला में पुट करने जैसा है, आगे आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक ना, 1/√2। समझे, बढ़ते हैं आगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कोई एक ब्लॉक है ऐसे, ऐसे कोई ब्लॉक है। ठीक, जो किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। आज ये टेबल फ्रिक्शनलेस नहीं है, इसका एक फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन का वैल्यू गिवन है यहां पर, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का 0.4। ठीक, और कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर मूव किया है कितना 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। ठीक, आपसे पूछा गया है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट अच्छा है यहाँ पर। क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है बच्चे, आपसे पूछा है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क नहीं पूछा है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन शब्द का यहाँ पर क्या मतलब है कि आप फ्रिक्शन का पहले वर्क निकालना, आप निकालना वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है ना, तो फ्रिक्शन के वर्क में आप माइनस साइन लगा देना। ठीक, मतलब क्या है, यह है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालने के लिए आप फ्रिक्शन का वर्क निकालना, उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक, समझे। अब फ्रिक्शन का वर्क निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट तो गिवन ही है। और आप जानते हो कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू कितना है बच्चे 0.4। अब नॉर्मल रिएक्शन तो निकालना पड़ेगा यहां पर। नॉर्मल रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, देखिए नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम कॉन्टैक्ट प्लेन के पैरेलल फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो ध्यान से देखो, सॉरी हमने गलत स्टेटमेंट दे दिया यहां पर। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर हम फोर्स को बैलेंस करते हैं। ठीक ना, तो देखिए इस पर फोर्स लग रहा है नीचे mg, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इस डायरेक्शन में इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नेट फोर्स 0 है, तो जरूर नॉर्मल रिएक्शन ही mg को बैलेंस कर रहा होगा। आप यहां से लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। ठीक, तो हम यहां पर डाल दे वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन का m इंटू जी।
आप लिखोगे 0.4 इंटू मास कितना है इसका 100 kg, बहुत ज़्यादा ही मास है भाई, और जी का तो वैल्यू 10 होता ही है, तो फोर्स आ गया हमारा 400 न्यूटन। ठीक, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आ गया 400 न्यूटन। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है इधर, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, ठीक ना। आप जानते हैं ऐसा कि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है इधर और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, समझे, पक्का ना। अब देखना, अब नॉर्मल निकाल दीजिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा का वैल्यू डाल देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 400, ठीक, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 10 और कॉस में डाल देते हैं 180 डिग्री, डालें ऐसा, आप ही देखो, कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस यहां डाल दे रहे हैं 4000, माइनस साइन के साथ आया वर्क, ठीक। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन हमसे पूछा है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और ये कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस 4000 जूल हो जाएगा, समझे। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अभी वर्क पे हमारे पास, देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन पर कोई एक ब्लॉक है जिसको पुश किया जा रहा है, एरो थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इधर से पुश किया जा रहा है ऐसे, ठीक, 10 न्यूटन के फोर्स से, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, क्या होगा, क्वेश्चन समझना पहले आप। क्वेश्चन क्या है कि पहले कोई इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, इसको कोई यहां से पुश करना शुरू किया 10 न्यूटन के फोर्स से, ठीक, और ये डिस्प्लेस होकर यहां तक आ गया है, कुछ यहां तक आया, और ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट गिवन है दोनों के बीच का, म्यू का वैल्यू गिवन है कितना बच्चे 0.1, तो आपसे पूछा है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, मतलब सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, पहले पिछले क्वेश्चन बस टेबल हॉरिजॉन्टल था, अभी इंक्लाइन हो गया, और ये इंक्लाइनेशन 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फ्रिक्शन फोर्स के लिए नॉर्मल रिएक्शन पता करना पड़ता है बच्चे, ठीक ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फ्रिक्शन फोर्स पता चल जाए, डिस्प्लेसमेंट गिवन ही है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक ना। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स पता करने के लिए हमको चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, ठीक ना, और नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो देखना ध्यान से, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं डायग्राम को ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो यही हमारा कॉन्टैक्ट प्लेन है ना, कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है हमको, मतलब इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ ऐसा है बच्चे, है कि नहीं, है ना। अब ध्यान से देखना, इस पर फोर्स कौन कौन लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है एक यहां से mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। ऊपर के तरफ कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ तो नॉर्मल रिएक्शन ही लगेगा बाबू, ठीक। अब चूंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक। तो ध्यान से देखना, हम इस mg का कंपोनेंट तोड़ रहे हैं,
कंपोनेंट तोड़ रहे हैं कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और पैरेलल डायरेक्शन में। अगर हम कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लिखेंगे तो ये एंगल 60 है और ये mg है, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 60। ठीक, इसी तरह से अगर इस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट तोड़ना चाहोगे, रिक्वायर्ड अभी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपका मन हो, आप क्या लिखेंगे mg sin 60। ठीक, समझे। अब कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, कोई मोशन नहीं हो रहा है बाबू। आप देख लो, ये ऊपर जा रहा है उधर या नीचे आ रहा है, नहीं ना, ये तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग मोशन कर रहा है। तो कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जरूर ये जो n है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। कर रहा हो कि नहीं कर रहा होगा बच्चे? मतलब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इस केस में mg cos थीटा के इक्वल रहा होगा। आप ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे बच्चे? अगर आप थोड़ा सा भी समझ रहे होंगे तो आपको इतना जरूर महसूस हुआ होगा कि कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है और दो ही फोर्स लग रहा है, एक उधर n और नीचे mg cos थीटा, तो जरूर n mg cos थीटा को बैलेंस कर दे रहा होगा। मतलब हमारा नॉर्मल रिएक्शन आज mg cos थीटा के इक्वल है। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या है बच्चे? mg cos 60 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? और आपको ये मालूम होना चाहिए पहले से कि अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, अगर नॉर्मल रिएक्शन को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल लें तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे मास गिवन है हमारे पास कितना बच्चे? 1, g का वैल्यू गिवन है 10 और cos 60 का वैल्यू है 1/2। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 5 न्यूटन का। अगर नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आप जानते हो। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू का क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 5, तो क्या हो गया ये 0.5 न्यूटन। ठीक, ये आ गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, अगर फ्रिक्शन फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता है हमको 10 मीटर, थीटा पता करना है बच्चे। तो देखो, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा नीचे, ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। देखिए, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री का। ठीक, तो थीटा भी पता चल चुका है हमको 180 डिग्री। ठीक, तो हम पहले निकाल लें वर्क डन बाय फ्रिक्शन। आप लिखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल। डाल ही दे रहा हूं एंगल डायरेक्ट 180 डिग्री। तो फोर्स का वैल्यू कितना है? 0.5, डिस्प्लेसमेंट है 10 और cos 180 का वैल्यू है -1। ये कितना आ जाएगा? -5 जूल। ठीक, लेकिन फिर से पूछा है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए आप लिखोगे माइनस ऑफ वर्क ऑफ फ्रिक्शन, आप लिखोगे -5 जूल, दैट मीन्स 5 जूल। समझे? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन पहले आप एक बार पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन ही रीड कर रहे थे अभी। क्वेश्चन में क्या है कि कोई ब्लॉक है जो किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है बच्चे। ठीक,
ऐसा मान लीजिए कोई ब्लॉक है ये, ठीक। ये किसी टेबल पे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक ना। ये ब्लॉक है, ठीक ना। ठीक ना। अब इस ब्लॉक पर कई तरह के फोर्स लग रहे हैं। कह रहा है कि इसको खींचा जा रहा है, कोई ऐसे रस्सी बांध के, ऐसे रस्सी बांध के खींचा, ठीक। एक्स डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस कराया है, एक्स डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस कराया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक। यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेस करा दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कि रस्सी का टेंशन टी है, देखो लिखा है इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, मतलब टेंशन क्या है रस्सी का, टी, मतलब फोर्स कितना लगा रस्सी इस पर, टी। टेंशन शब्द का मतलब यहां पर क्या है, वो रस्सी उस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है, और एनएलएम में तो आप पढ़े हैं सब कुछ, ठीक। क्वेश्चन में गिवन है वेट जो है ब्लॉक का, वेट है डब्लू, वेट है डब्लू, और नॉर्मल रिएक्शन है एन, सब कुछ गिवन है, फ्रिक्शन फोर्स है एफ, ठीक। आपसे पूछा है कि वर्क का एक्सप्रेशन लिखिए सारे फोर्स के लिए, तो हम सबसे पहले निकालते हैं बच्चे वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन। ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन है लेकिन सब कुछ सिखा देने का इसमें क्षमता है, अगर सही से देखोगे ये क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को सिखा पाएगा। देखना, टेंशन किधर लग रहा है बच्चे, टेंशन लग रहा है इस तरफ, रस्सी इसको खींच रहा है टेंशन टी से, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, देखो ध्यान से, इसी डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड टी है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक्स है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चे, टेंशन, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, टेंशन भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो वर्क के फॉर्मूले में डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं एफ एस कॉस थीटा। देखना, फोर्स की जगह पर हम टेंशन पुट कर रहे हैं टी, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एक्स, कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री, ऐसा लिखें, क्या हो जाएगा टी इंटू एक्स, क्योंकि कॉस 0 का तो वैल्यू 1 होता है, तो वर्क डन बाय टेंशन आ गया टी इंटू एक्स, ठीक। इसको हम कहीं बगल में लिख दे रहे हैं ताकि हम एक साथ उधर सॉल्व कर पाए चीज़ों को। वर्क डन बाय टेंशन जो आया वो आया क्या, टी इंटू एक्स। चलो हम प्रयास करते हैं छोटा छोटा लिख के इसमें एडजस्ट कर देने का, ठीक, नहीं तो फिर अगले पेज पे जाना पड़ेगा, मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा। चलिए एक पेज ही ऐड कर लेते हैं। दूसरा क्या है, हमसे पूछा है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नहीं दूसरा क्या है, वर्क डन बाय वेट। देखिए ध्यान से बच्चे, इस ऑब्जेक्ट पर वेट किधर लग रहा होगा, नीचे के तरफ लग रहा होगा या नहीं लग रहा, और वेट का वैल्यू दिया है डब्लू, ठीक ना, वेट का वैल्यू क्या दिया है डब्लू, डब्लू को हम कुछ डब्लू डैश लिख लें, ताकि ऐसे डब्लू डैश लिख लेते हैं ताकि ये वर्क वाला डब्लू और ये डब्लू मैच ना करे। देखो वेट लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर एक्स, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय वेट आपसे कोई पूछेगा तो आप लिखना वर्क डन बाय वेट डब्लू डैश इज इक्वल टू फोर्स के जगह पर हम लिख रहे हैं डब्लू डैश, वेट अपने आप में एक फोर्स है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट है एक्स, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय वेट हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू होता है बच्चे 0, ठीक, समझे। इसी तरह से अगला पॉइंट है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के तरफ लग रहा है बाबू, है कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फिर इधर, तो फिर से फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन में आप लिखोगे
फोर्स के जगह पर नॉर्मल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एक्स, लेकिन थीटा 90 हो जाने के कारण टोटल वर्क हो गया 0, क्योंकि फिर से cos 90 का वैल्यू क्या होगा बच्चे? 0। एक बचा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। देखिए ऑब्जेक्ट अगर जा रहा होगा उधर तो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, ठीक? मतलब फ्रिक्शन फोर्स में ध्यान से देखना, फ्रिक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है इधर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर x, और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे f, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है बच्चे, है कि नहीं? अगर आप निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो क्वेश्चन में फोर्स का मैग्नीट्यूड सबका गिवन ही है, आप लिखोगे F डिस्प्लेसमेंट x, और कॉस में लिखोगे 180 डिग्री एंगल के जगह पर, और ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? माइनस एफ एक्स। समझे? चलें अगले क्वेश्चन पर बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई बकेट है, ठीक है, इज लोअर्ड एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ g/4 इफ मास ऑफ द बकेट इज m एंड इज लोअर्ड बाय द डिस्टेंस l, फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग। देखिए ये l लेंथ है, गलती से स्लैश जैसा कुछ है, ये l है। क्वेश्चन क्या है? कोई एक बकेट है, ठीक, मान लीजिए कोई एक बकेट है ऐसा कुछ, ठीक, ये किसी रस्सी से बंधा हुआ है, ऐसे बंधा हुआ है रस्सी से, और ये नीचे आ रहा है बच्चे, नीचे आ रहा है कितना? g/4 के एक्सेलरेशन से नीचे आया है कितना? इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g/4। क्वेश्चन को समझिएगा पहले, ठीक, समझे? और कह रहा है कि ये l डिस्टेंस जब नीचे ट्रेवल किया, l डिस्टेंस जब नीचे ट्रेवल किया तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग बताओ। मतलब ये जो रस्सी बंधा हुआ है यहाँ पर, ये कितना इस पर वर्क कर रहा है, ठीक? तो आप मान लो कि रस्सी इस पर फोर्स लगा रहा है T, और आपको पता है कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ठीक? तो रस्सी इसको खींचेगा T न्यूटन के फोर्स से अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये जा रहा है नीचे, तो आपको सबसे पहले T का वैल्यू पता करना होगा, ठीक? आपको क्या करना होगा बच्चे? सबसे पहले T का वैल्यू पता करना होगा। तो T का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आप लिखोगे न्यूटन सेकेंड लॉ से mg लग रहा है नीचे, ठीक, और T लग रहा है ऊपर, और नेट एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम फिर से लिख रहे हैं, इस बार mg को हम प्लस ले रहे हैं, ठीक ना, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, और लिख रहे हैं क्या? mg प्लस माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है g/4, ठीक? आप ये समझे, एक्सेलरेशन नीचे जा रहा था तो हमने नीचे वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लिया। तो आप लिखोगे यहां पर mg माइनस t इज इक्वल टू mg/4, ठीक? तो t इज इक्वल टू आप लिखोगे mg माइनस mg/4। ये हो जाएगा सॉल्व होके 3mg/4। समझे? अब टेंशन निकल गया है ऊपर के तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ L। देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, टेंशन लग रहा है ऊपर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 180 डिग्री, ठीक? अब हमसे पूछा है वर्क, तो नॉर्मल हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं बस वर्क का। वर्क इज इक्वल टू फोर्स के जगह पर टेंशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर L, और cos 180 डिग्री, ठीक? तो T का वैल्यू डाल दे रहे हैं कितना? 3mg/4, और डिस्टेंस का वैल्यू L है, ये है cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो यहां लिख दे रहे हैं -1 आगे में। ये वेट है, सॉरी वर्क है वो, और यहाँ है माइनस, ठीक? तो वर्क क्या आ गया? TL cos थीटा, T का वैल्यू 3mg/4,
एल का वैल्यू एल क्वेश्चन में ही गिवन है और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1। ठीक, तो वर्क हो गया बच्चे कितना, -3 mg/4l। ठीक, ये वर्क डन बाय स्ट्रिंग है, वर्क डन बाय स्ट्रिंग है, टेंशन है। ठीक, देखते हैं हमारे पास और एक क्वेश्चन है, अभी और एक क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुझे एक बस बैटरी चेंज करना है। ठीक है बच्चे, देखिए अब आ जाते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो बैटरी डिस्चार्ज हो गया था माइक का। ठीक ना, है क्या? हाँ, तब तक आप क्वेश्चन तो रीड कर ही लिए होंगे। ऐसा कुछ पुल्ली ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, और कह क्या रहा है कि इनिशियली ये रेस्ट में है, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, लिखा हुआ यहाँ पर, इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पूछा है बच्चे कि कितना वर्क होगा स्ट्रिंग के द्वारा ब्लॉक पे। ठीक, तो देखो पहले समझना चीजों को, आपको पुल्ली मास सिस्टम का ये क्वेश्चन एनएलएम में बताया गया है। इसमें आप इंडिविजुअल ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना जानते हैं, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चे, आपको याद है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a = m2 - m1/m2 + m1 × g। तो देखिए सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। ठीक, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे हम आसानी से, इसलिए हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो m2 का वैल्यू गिवन है कितना, 2, m1 का वैल्यू है 1, नीचे 2 + 1 × g, ये हो जाएगा g/3। ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक, अब इसका एक्सेलरेशन पता है तो हम 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे, और आपको पता है बच्चे 1 सेकेंड में ये जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, कि जितना डिस्टेंस ये नीचे आएगा उतना ही डिस्टेंस ये ऊपर जाएगा। ठीक, आप पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut + ½ AT²। ठीक, u का वैल्यू 0 है, ½ a का वैल्यू g/3 है, और t का वैल्यू 1 है, तो t का स्क्वायर के जगह पर हमने गलती से q लिख दिया, 1 का स्क्वायर ऐसे। ठीक, आप लिखोगे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कितना, g/6। ठीक, अब देखिए हमको ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट पता चल चुका है तो हमको वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और क्या चाहिए बच्चे, दोनों के बीच का एंगल। तो ध्यान से देखना, अगर हम इस पर वर्क कैलकुलेट करें इस 2 kg वाले ब्लॉक पर, तो इस पर टेंशन लग रहा है ऊपर। ठीक, और वर्क डन बाय स्ट्रिंग ही पूछा है, साफ साफ पूछा है वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स। ठीक ना, तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग पूछा मतलब वर्क डन बाय टेंशन पूछा है, और टेंशन का भी फॉर्मूला आप एनएलएम में पढ़ चुके हैं, T = क्या होता है, 2m1 m2/m1 + m2 × g। पढ़े आप ऐसा? ये सब तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस में से हैं, आप देखोगे इसको। T का वैल्यू डालें 2, m1 1 और m2 2/1 + 2 × g। तो टेंशन कितना हो गया बच्चे, ऊपर 4g/3 न्यूटन। अब देखिए टेंशन पता है हमको 4g/3 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट पता है कितना, g/6। ठीक, आपको पूछा है वर्क, तो पहले हम इस पर वर्क निकाले हैं, इस पर निकाल रहे हैं वर्क ऑन 2 किलोग्राम। ठीक, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे, है कि नहीं, और टेंशन है ऊपर, तो एंगल होगा 180 डिग्री का।
किसके किसके बीच का एंगल, ये लिखा मैंने, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल हुआ 180 डिग्री, क्योंकि टेंशन लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। तो हम इसको लिख रहे हैं यहां पर, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में टेंशन तो हर जगह सेम ही होगा बाबू, आप जानते हो, मास सेम है, सॉरी स्ट्रिंग सेम है, पुल्ली मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो टेंशन सेम होगा। तो टेंशन का वैल्यू जो हमने निकाला है ये, वो यहां पर भी रहेगा और यहां पर भी रहेगा। तो लिखेंगे हम, टेंशन का वैल्यू डाल देते हैं, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री, ऐसे लिखें, ठीक। अब फोर्स की जगह पर क्या डालोगे आप, टेंशन, और टेंशन अगर आप डाल रहे हो, मैं थोड़ा स्पेस क्लियर कर लेता हूं, यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड जैसा हो गया, नहीं तो अगले पेज पे चलते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए पीछे की इंफॉर्मेशन को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, हम टेंशन कैलकुलेट किए हुए थे, कितना टेंशन था हमारा, T इज इक्वल टू 4G/3 न्यूटन, ठीक, ये टेंशन था। डिस्प्लेसमेंट था G/6, हमसे पूछा गया था वर्क, तो हमने कहा कि पुल्ली कुछ ऐसा है, यहां लटका हुआ था 1 kg और यहां लटका हुआ था 2 kg, तो 2 kg पर हम बात कर रहे थे, तो 2 kg पर टेंशन ऊपर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे हो रहा था, ठीक। आप निकालोगे वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 2 kg ब्लॉक, तो इसको लिखना फोर्स ऑन 2 kg डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg इंटू कॉस 180 डिग्री। 180 क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर, तो ये एंगल 180 डिग्री। अब फोर्स की जगह पर टेंशन का वैल्यू पुट कर दें, 4G/3, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर G/6, कॉस 180 का वैल्यू -1, क्या हो गया, -4 से इसको थोड़ा कैंसिल कर दें तो 3 और ये 2, तो 2G²/9 जूल आया। कितना, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक, ये आया है, ठीक ना। आप समझे ना कैलकुलेशन वगैरह, 3 × 3 9 है, 2 ऊपर बचा रहेगा 2G², जी का वैल्यू आप 10 वगैरह पुट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से आप इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पर टेंशन लग रहा है ऊपर और ये जाएगा भी ऊपर, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका टेंशन ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, ठीक। तब आप लिखना वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक 1 इज इक्वल टू, फिर से लिखोगे एफ एस कॉस 0, ठीक। फोर्स का तो वैल्यू सेम ही रहेगा, आप जानते हो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होंगे, तो 4G/3 इंटू G/6 क्या हो गया बच्चे, इंटू 1, इसको कैंसिल कर दो अगर, तो फिर हो जाएगा 2G²/9, ठीक, जूल। समझे कि नहीं समझे बच्चे। अगर कभी पूछता आपसे नेटवर्क बताओ, नेटवर्क के लिए आप क्या करते, दोनों का डायरेक्ट एडिशन कर देते, S2 + S1, ठीक, तो 0 आ जाता। देखो एक माइनस साइन में है, एक प्लस साइन में है, सेम ही अमाउंट है, तो 0 आ जाता, समझे। देखना बच्चे, यहीं तक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक ना। अगले क्लास में हम सीखने वाले हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक बच्चे। अब देखिए, आपको अगर नोट्स चाहिए या क्लास का नोट्स चाहिए जो अभी क्लास में हम लोग कर रहे थे, उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पिछले क्लास में भी कहा था कि अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए और फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नीट जेईई फाउंडेशन, या नहीं तो आप इसको फिर से स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करेंगे तो आप अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक, समझे बच्चे। चलिए ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक क्लास को, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक। थैंक यू।